सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में, और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार का उद्देश्य वैज्ञानिकों को सम्मानित करना और उनका जश्न मनाना तथा समाज में अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है। साथ ही साथ दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, और सही कथन में ये दोनों कथन हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार का उद्देश्य वैज्ञानिकों को सम्मानित करना और उनका जश्न मनाना तथा समाज में अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2013 में हुई थी। मूलभूत भौतिकी में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार स्विट्जरलैंड के जिनेवा के निकट स्थित यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न में 4 सहयोगी परियोजनाओं के लिए 13,508 भौतिकविदों को प्रदान किया गया है। विज्ञान का ऑस्कर इसे कहा जाता है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार को, और विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा शनिवार 5 अप्रैल को 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को हिस्से के रूप में की गई थी। और लाइफ साइंसेस, गणित और फंडामेंटल फिजिक्स में $3 मिलियन के 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार क्या है तो इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन और गूगल के पूर्व प्रमुख सर्गेई ब्रिन और जीनोमिक्स कंपनी 23andMe की संस्थापक एनी वोजस्की और प्रौद्योगिकी निवेशक दंपति यूरी और जूलिया मिलनर द्वारा की गई थी। अपने मिशन के हिस्से के रूप में यह पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाता है और वैज्ञानिकों को समाज के नायक के रूप में सम्मानित करता है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है और एक वैश्विक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में सभी के लाभ के लिए विज्ञान का अनुसरण करना है। अब 3 वर्गों में यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला है वजन घटाने की वाली दवा के लिए मिला है। वजन घटाने वाली दवाइयों के विकास में योगदान देने वाले 5 वैज्ञानिकों ओजेम्पिक वेगोबी को जीवन विज्ञान में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डैनियल जे ड्रकर, जोएल हैवेनर, जेन्स जूल होल्स्ट, लोटे जेबर नुडसन और श्वेत लाना मोजसो को GLP-1 हार्मोन की खोज और उनकी विशेषता बताने के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसने मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए दवाइयों के निर्माण में मदद की है। दूसरा श्रेणी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार के लिए दिया गया है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक अप्रत्याशित दीर्घकालिक रोग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंतुओं को ढकने वाली सुरक्षात्मक आवरण पर आक्रमण करने के कारण होता है। अल्बर्टो एस्चेरियो और स्टीफन एल हासर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं की भूमिका की पहचान करने और उसी पर लक्षित उपचार विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोनों ने एपस्टीन बार और वायरस संक्रमण को MS का प्रमुख कारण भी बताया था। तीसरी श्रेणी है जीन संपादन प्रौद्योगिकियों के लिए दिया गया है। तो डेविड आर लियू को जीवित जीवों के DNA को संपादित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे DNA के दोहरे हेलिक्स को काटे बिना उसे संपादित कर सकते हैं और दोषपूर्ण DNA के पूरे हिस्से को सही संस्करण के साथ फिर से लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो गूगल, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए व्याख्या को देखें तो डिजिटली इंडिया को बढ़ावा देने के लिए
राज्य प्रशासन में एआई को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में एआई के कुशल उपयोग के लिए महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्ड लॉज लिमिटेड को मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति समिति बनाने का भी फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट एआई प्लेटफॉर्म के उपयोग में प्रशिक्षित करने में मदद करेगा, जिससे सरकार अधिक कुशल, पारदर्शी और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी बनेगी। माइक्रोसॉफ्ट राज्य में 3 एआई केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। मुंबई भू स्थानिक विश्लेषण केंद्र को मुंबई में मुख्य सचिव कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, स्थानिक डेटा प्रबंधन के माध्यम से शासन में निर्णय लेने में सहायता करेगा। पुणे में फोरेंसिक रिसर्च और एआई सेंटर आपराधिक जांच प्रक्रियाओं और फोरेंसिक डेटा विश्लेषण और साक्ष्य प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करेगा। तीसरा केंद्र नागपुर स्थित महाराष्ट्र एडवांस रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिकॉर्ड लॉज लिमिटेड स्थापित किया जाएगा, जो सरकारी कार्यों के लिए एआई संचालित समाधानों को मजबूत करने में मदद करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तो केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। तो जीआई टैग जो है तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल को दिया गया है। जीआई क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हर 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र के रूप में एक विशिष्ट पहचान मिल सके उस उत्पाद को और उसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू भी स्थापित हो सके। चलिए व्याख्या को देखें तो कुंभकोणम पान पत्ता थंजावुर जिसे बोलते हैं और थोवलई फूलों की माला यानी कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। 4 महीने की समीक्षा प्रक्रिया के बाद इसके सरकारी गजट में इन उत्पादों की आधिकारिक जीआई स्थिति प्रकाशित की गई है। जीआई टैग इन उत्पादों को व्यावसायिक दुरुपयोग और नकली उत्पादन से बचाता है। यह स्थानीय उत्पादों को प्रामाणिकता और बाजार में विशेष पहचान दिलाता है। उन उत्पादों को जीआई टैग मिलने से तमिलनाडु के किसानों और शिल्पकारों के आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है। कुंभकोणम पान पत्ता थंजावुर की कावेरी नदी घाटी में उगाया जाता है, जिससे इसमें अनूठा स्वाद होता है और सुगंध भी होता है। तिरुवैयारू पापनासम और थिरुविदैमरुदूर कुंभकोणम और राजगिरी क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। इस मान्यता से पान के पत्तों के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। थोवलई फूलों की माला दक्षिण तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है। सफ़ेद, लाल और हरे फूलों से बुनी गई कलात्मक माला, जिसे चटाई जैसी शैली में तैयार किया जाता है, यह अपनी अनूठी शिल्पकारी और फूलों की विशेष व्यवस्था के लिए पहचानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो हिंद महासागर जहाज सागर पहल, इसके तहत जो है पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? पुडुचेरी, कोच्चि, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अभी कोच्चि में आयोजित किया गया है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारतीय नौसेना ने प्रथम हिंद महासागर जहाज IOS सागर का दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। 9 मित्र विदेशी देशों के 44 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुओं ने बुनियादी नाविक गतिविधियों से लेकर सिम्युलेटर प्रशिक्षण में भाग लिया है। वास्तव में एक महासागर एक मिशन के आदर्श वाक्य को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय चालक दल को संचार कौशल, अग्निशमन और क्षति नियंत्रण अभ्यास के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ प्रशिक्षित किया गया है। IOS सागर पहल क्षेत्रीय समुद्री सहयोग के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करती है, जहां भारत और IOR इंडियन ओशियन रीजन में इसके भागीदारी बराबरी के साथ मिलकर काम करते हैं। इस पहल के तहत INS सुनैना
को दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में हिंद महासागर जहाज सागर के रूप में तैनात किया जा रहा है, जिसका संचालन भारत और 9 मित्र देशों की नौसेनाओं के कर्मियों द्वारा किया जाता है। 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाला यह मिशन सहयोगात्मक इरादे को व्यवहारिक समुद्री क्षमता में परिवर्तन करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो किसका उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप महाकुंभ अमरावती, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु, कहाँ पर? तो ये जो है नई दिल्ली में किया है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का भारत बड़ा नवाचार और उद्यमिता सम्मेलन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य उद्यमिता और प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना, जो स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। यह कार्यक्रम फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे एसोचैम, TII और IVCA और बूटस्ट्रैप फाउंडेशन जैसे कई उद्योग हस्तियों का समर्थन प्राप्त है। चलिए, स्टार्टअप महाकुंभ का पहला संस्करण एक ऐतिहासिक सफलता थी, जिसमें 48,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक, 11,300 से अधिक प्रदर्शक और साथ ही साथ 392 प्रसिद्ध वक्ता शामिल हुए। DPIIT के अनुसार भारत में स्टार्टअप की संख्या 2016 में 500 से बढ़कर 1.59 लाख 2025 में हो गई थी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाले कंपनियां या स्टार्टअप हैं शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, राजस्थान है। राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। भारत सरकार के अनुसार 2024-25 में 25 गीगावाट यानी अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई है, साथ ही साथ जिसमें 6 गीगावाट ऊर्जा का योगदान रहा है। 31 मार्च 2025 तक देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट हो गई है। तो ये आप आंकड़ा याद रखेंगे कि 31 मार्च 2025 तक जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 21 गीगावाट हो गई है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना है। भारतीय रेलवे की वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की योजना है। तो ये 2 लक्ष्य हैं भारतीय रेलवे के, 2025-26 तक 100% शुद्ध विद्युतीकरण, साथ ही साथ 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। 2249 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 275, महाराष्ट्र में 270 और पश्चिम बंगाल में 237 हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर P4 की बात हो रही है, तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप P4 का मतलब है। तो ये जो है किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? N चंद्रबाबू नायडू जी हैं। उनके द्वारा तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 के तहत शून्य गरीबी यानी P4 पहल का शुभारंभ किया गया है। स्वर्ण आंध्र विजन 2047 का उद्देश्य समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल आंध्र प्रदेश बनाना है। शून्य गरीबी इस विजन के 10 सिद्धांतों में से एक है। शून्य गरीबी 4P आंध्र प्रदेश राज्य में गरीबी उन्मूलन हेतु एक स्वैच्छिक पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य की सबसे घनी 10% आबादी को सबसे गरीब
20% परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन कम करना है। P4 का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप। इस पहल में योगदान देने के इच्छुक संपन्न व्यक्तियों को मार्गदर्शक यानी संरक्षक के रूप में नामित किया जाता है, जबकि वंचित लाभार्थियों की पहचान बंगारू कुटुंबम यानी स्वर्णिम परिवार के रूप में की जाती है। यह पहल अद्वितीय है क्योंकि यह मार्गदर्शकों और स्वर्णिम परिवार के बीच सीधे संपर्क के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करती है। यह पहल स्वर्णिम परिवारों को वित्तीय सहायता और सलाह और समग्र विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार ने ग्राम सभाओं के माध्यम से 30 लाख परिवारों की पहचान कर ली है और जिससे लक्षित सहायता सुनिश्चित हो सके। सरकार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रगति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? हालांकि अब तो यह राष्ट्रपति जी की भी इससे मंजूरी मिल गई है, तो यह एक कानून के रूप में प्रवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल संपत्ति कितनी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है, यानी 8,72,351। चलिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 उम्मीद विधेयक जिसे नाम दिया गया है, वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इसमें गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और वित्तीय सुधारों का प्रावधान शामिल है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख परिसंपत्तियों की देखरेख करता है, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे मुस्लिम किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्य के लिए दान कर सकते हैं। संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर का माना जाता है, जबकि इसका लाभ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वक्फ की स्थापना की बात करें तो इसे लिखित विलेख, कानूनी दस्तावेज या मौखिक रूप से की जा सकती है। एक बार किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसे दानकर्ता द्वारा पुनः प्राप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद विधेयक रखा गया है, जिसका अर्थ है कि एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास करना। समावेशिता को बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने के प्रावधान प्रस्तुत करता है। वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है, जो पहले संपत्तियों को केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नामित करने की अनुमति देता था। वक्फ संशोधन धारा 40 को समाप्त करता है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता था। वक्फ संशोधन एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये बेहतर साबित हो रहा होगा। और वक्फ से संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी हमने इसी चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।